हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 33 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 33 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। सबसे पहले यह आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो स्वर की संख्या होती है वह यहाँ पे 11 होती है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे जो स्वर होता है उसमें होता है हरस स्वर रहता है, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होता है। आगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसमें हरस स्वर है। हरस स्वर की जो यहाँ पे संख्या है वह 4 है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की यहाँ पे संख्या 7 है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है, तो 11। हरस स्वर की संख्या पूछा जाएगा 4 हो जाएंगी और दीर्घ स्वर की संख्या पूछा जाएगा तो 7 हो जाएगा। यह पॉइंट याद रखेंगे। हरस स्वर में आपका आ जाता है अ आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे छोटी ई आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऊ आ जाता है और री आ जाता है। यह 4 वर्ड आते हैं। आगे यहाँ पे जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर में देखेंगे सबसे पहले तो आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे बड़ी ई आएगा, उसके बाद यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे आप लोग ए आ जाता है, ए के बाद ए होता है, इसके बाद देखेंगे ओ हो जाएगा और लास्ट में आपका हो जाएगा ओ। यही 7 यहाँ पे क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो इसमें से देखेंगे किस ऑप्शन में इन 7 में से कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए में देखेंगे सभी के सभी दीर्घ ही लिखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन में देखेंगे कोई न कोई उसमें आपका हरस स्वर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे हरस स्वर दिया गया है तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसमें अ दिया गया, ई भी दिया गया है तो यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखेंगे अ दिया गया है तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ओवरऑल जो आपका बिल्कुल सही होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे आपको विराम चिन्ह लगाना है। जो यहाँ पे वाक्य दिया गया है इसी में विराम चिन्ह लगाना है और जो विराम चिन्ह लगाएंगे वही ऑप्शन में ट्रिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया रुको, रुको वह क्या कर रही है? कह रही है। तो रुको के बाद यहाँ पे क्या होता है? रुको के बाद आपका आ जाता है अल्प विराम। अल्प विराम थोड़ा से इस तरह से रहता है और यहाँ पे फिर से रुको है तो यहाँ पर भी अल्प विराम लगेगा, दोनों जगह अल्प विराम लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अल्प विराम किस में दिया गया है। सभी लोग देखेंगे कि अल्प विराम कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया गया है। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द यहाँ पे नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे नदी शब्द हो जाएगा जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर होगा। देखिए जो आपका नदी शब्द है यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, बल्कि यह किस में आता है? यह आता है जातिवाचक में, यह आता है जातिवाचक में। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। बाकी जैसे यहाँ पे मोहन दिया गया है, यमुना दिया गया है, काशी दिया गया है, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं पूछा जा रहा है, तो 6 हो जाएंगे। सर्वनाम के कुल यहाँ पे 6 भेद हैं। 6 भेद दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं कौन से 6 प्रकार हैं। तो सबसे पहला तो हो जाता है यहाँ पे पुरुषवाचक। इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, आप लोग भी जानते हैं पुरुषवाचक होता है। उसके बाद देखेंगे दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद देखेंगे तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे चौथे की बात किया जाए तो चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवा होता है वह होता है अनिश्चयवाचक, यहाँ पर लिख लेते हैं अनिश्चयवाचक कर लीजिएगा आप लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो छठा होता है वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यही आपके 6 प्रकार हैं, 6 आप लोग याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बीएड में तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे विशेषण का मतलब क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है जो कुछ विशेषता बता रहा हो। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया मुझे छोटी बच्ची, छोटी यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले तो यह विशेषता बता रहा है कि वह छोटी है, एक यहाँ पे क्या हो गया, यह विशेषण शब्द हो गया। उसके बाद मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े, कुछ दिया गया, कुछ फिर से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी आपका विशेषण है। फिर उसके बाद नए दिया गया, नए जो दिया गया वह भी विशेषण ही है, कपड़े खरीदने हैं। तो यहाँ पे कुल काउंट कर लेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे तो कुल कितने विशेषण आ जा रहे हैं, 3 आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो क्रिया के पद परिचय होते हैं उसमें क्रिया का प्रकार वाच्य पुरुष होता है, तो पहला तो सही है। उसमें देखेंगे क्रिया का जो पद परिचय होता है उसमें क्रिया का प्रकार वाच्य पुरुष होता है, लिंग वचन काल भी होता है, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है वह भी होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। रमेश अच्छा गाता है, वाक्य में अच्छा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे रमेश अच्छा गाता है, यहाँ पे जो क्रिया दिया गया है, क्रिया इसमें गाना है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। जब विशेषता क्रिया की कोई विशेषता बताएगा तो वह क्या होगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ए वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। ध्यान से देखिए और यहाँ पे आंसर करिए। बूढ़ा का बुढ़िया दिया गया है, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत। असंगत का मतलब क्या होता है, असंगत का मतलब होता है गलत। आपसे गलत वाला पूछा जा रहा है, तो बताइए कौन सा गलत है। बूढ़ा का यहाँ पे बुढ़िया होता है स्त्रीलिंग, यह तो आप लोग जानते हैं कि बूढ़ा का बुढ़िया होता है, यह तो सही है। कटोरा का कटोरी हो जाएगा, यह भी आप लोग घरों में यूज करते हैं तो जानते ही हैं। हथौड़ा का हथौड़ी हो जाएगा, यह भी सही है। माली का मालिनी दिया गया, यही आपका गलत हो जाएगा। माली का क्या होता है, माली का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है मालिन। आपके गांव में रहती होंगी मालिन, तो वही क्या है यहाँ पे मालिन होता है, मालिनी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माली का जो स्त्रीलिंग है मालिन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए शब्द में वचन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चाय दिया गया है, जो चाय शब्द है ना ये आ जाएगा आपका एक वचन में। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यह है कि जो हिंदी होता है, हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में आपके सिर्फ 2 ही वचन है। 2 वचन में आपका एक तो एक वचन है, दूसरा बहुवचन है। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। जैसे ऑप्शन में आपको द्विवचन त्रिवचन लिखा गया है, यह तो ऑलरेडी गलत होगा ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। तो सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए जिसमें जो क्रिया होती है, जो क्रिया है वह भाव के अनुसार लगी हो, वही भाववाच्य वाक्य होगा। तो देख लेंगे, जल्दी से आंसर करिए।
मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो क्रिया है भाव के अनुसार लगी है तो डी वाला राइट आंसर होगा। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दिया गया है लड़के ने, यहाँ पे जो ने उपसर्ग लगा है यह देखेंगे किस में होता है, यह होता है कर्ता में। कर्ता का जो उपसर्ग होता है वह क्या होता है, ने होता है। उसके बाद देखेंगे कुत्ता को मारा, को दिया गया, को होता है कर्म में। जो को उपसर्ग है वह कर्म कारक में होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया वाक्य में कौन सा कारक है, तो जिसमें भी कर्ता और कर्म दोनों दिया रहेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे डी वाले में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो एकल का तद्भव शब्द है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। एकल, एकल का तद्भव आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका एकल का यहाँ पे जो तद्भव है वह अकेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। काफ़ी इजी है। उपसर्ग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जो उपसर्ग होता है वह शब्दांश होता है और शब्दों में आगे लगा होता है, आगे लगा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अत्याचार है तो इसमें हो जाएगा अति हो जाएगा, जो कि सी वाले में दिया गया। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय की बात कर लिया गया। प्रत्यय भी शब्दांश ही होता है, लेकिन जो प्रत्यय होता है वह शब्दों के बिल्कुल अंत में लगता है, शब्दों के बाद में लगता है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा विश्वसनीय दिया गया है, तो इसमें अनीय प्रत्यय हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे तो इसमें अनीय मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, अनीय प्रत्यय। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। असंगत का मतलब है कि जो गलत वाला है, गलत वाला आपको बताना है। तो सभी लोग प्रयास करिए और जल्दी से इसका यहाँ पे आप लोग राइट आंसर करिए। अतरंग का बहिरंग होता है विलोम, यह तो आप लोग जानते हैं, सही है। अल्पायु का दीर्घायु हो जाएगा, यह भी सही है। अमर का मर्त होता है, यह भी सही है। अनुराग का राग नहीं होता, बल्कि अनुराग का जो विलोम शब्द है वह होता है विराग होता है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे राग लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला क्या है, गलत है। और आपसे क्या यहाँ पे पूछा गया, असंगत, मतलब गलत ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे करेंगे बिल्कुल राइट आंसर। ऊर्ध्वगामी शब्द दिया गया है और इसी का आपसे विलोम शब्द पूछ लिया गया। तो ऊर्ध्वगामी का जो यहाँ पे विलोम शब्द होता है वह होता है अधोगामी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे विमुख दिया गया, विमुख का जो विलोम शब्द होता है वह सम्मुख होता है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे दिया गया उदयाचल दिया गया, उदयाचल का होता है अस्ताचल होता है, अस्ताचल होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं अस्ताचल। और इसी का पश्चिमांचल भी होता है। बाकी यहाँ पे अधम दिया गया, अधम का हो जाएगा उत्तम हो जाएगा। विलोम शब्द सबका यहाँ पे लिखा जा रहा है, उत्तम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। जो अजीर दिया गया उसी के बारे में पूछ लिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजीर का मतलब होता है आंगन। आंगन देखेंगे सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर होगा। किसान बहुत मेहनत करते हैं, और किसान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खेती जीवी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनिकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कर का मतलब क्या होता है, कर का यहाँ पे अनिकार्थी शब्द में देखेंगे कर का बहुत अर्थ होता है। कर का मतलब देखेंगे टैक्स से भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है, इस तरह देखेंगे बहुत इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सी वाले अगर ऑप्शन में ध्यान देंगे तो इसमें लिखा गया राजू ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसमें आपको कर का मतलब जो अर्थ होता है वह हाथ भी होता है, तो इसमें देखेंगे हाथ मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कर है उसका जो सही अनिकार्थी शब्द है उसका सही रूप से प्रयोग हुआ है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे
कि किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे शब्द युग्म है, शब्द युग्म दिया गया है और इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अभिराम दिया गया है और अभिराम दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अभिराम है, अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। और जो यहाँ पे अविराम दिया गया, अविराम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो वह लगातार हो, रुक न रही हो, तो यहाँ पे लगातार होगा। और यहाँ पे आपसे यहाँ पे अविराम का मतलब क्या दे दिया गया, स्थिर दे दिया गया। स्थिर नहीं होगा, सुंदर होगा, तो ये तो गलत है। और लगातार तो यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा गया है कि किस विकल्प शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक गलत मिल गया। जब गलत मिल गया तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे गलत वाला ही पूछा जा रहा है। बाकी यहाँ पे आदि दिया गया, आदि का मतलब आरंभ होता है, यह भी सही है। आदि का मतलब होता है अभ्यस्त और अचल का मतलब होता है स्थिर, यह भी सही है। अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। अयस का मतलब होता है बदनामी और यहाँ पर देखेंगे अयस दिया गया, अयस का मतलब होता है लोहा होता है, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत दिया गया, गलत वाला ही आपसे पूछा जा रहा है। जिसके आने की तिथि न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जिसके आने की कोई तिथि नहीं रहती है उसको अतिथि कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे पोषक दिया गया है, जो पोषण करता हो उसको पोषक बोला जाता है। और इसके बाद सत्ताधारी दिया गया, सत्ताधारी का मतलब होता है कि जो सत्ता को धारण किया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सत्ताधारी। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न की जहाँ जाया न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जहाँ जाया न जा सके, तो वहाँ के लिए तो एक शब्द हो जाएगा, अगम्य हो जाएगा। जहाँ जाया न जा सके वहाँ के लिए एक शब्द होगा, अगम्य, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चारों के चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। जैसे दिया गया दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि करते हैं, दो वर्णों का मेल दिया गया, तो बिल्कुल सही है। दो वर्ण का जब मेल होता है उससे होने वाला जो विकार होता है उसको संधि बोलते हैं, यह तो सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, स्वरों का मेल हो रहा है, मेल से जो उत्पन्न विकार हो रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि स्वर संधि कहते हैं, यह भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, यह भी सही है। इसके बाद दिया गया विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, बिल्कुल गलत है। विसर्ग के साथ यहाँ पे विसर्ग ही नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा गया है तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अव्ययी भाव समास के उदाहरण तो आप लोग जानते ही हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रतिदिन आता है, जिसमें पहला पद अव्यय हो वही अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिदिन तो आपका यहाँ पे अव्यय शब्द है, यहाँ पे अव्यय शब्द है, इसमें प्रति अव्यय शब्द है, और यहाँ पर देखेंगे जो प्रतिदिन पूरा यहाँ पे शब्द है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और यहाँ पे प्रत्येक भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, और यथाशक्ति में भी आपका अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया अव्ययी भाव समास का नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राजपुत्र हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया, ए वाला राइट आंसर है। अगर राजपुत्र में आपसे कोई पूछ लिया ले कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास होगा, तो यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसका अगर समास विग्रह पूछ लिया जाता है तो इसका मतलब होता है राजा का पुत्र। राजपुत्र का यहाँ पे समास विग्रह क्या होगा कि राजा का पुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे पहला दिया गया हमलग उत्तर लिखते हैं, हमलग क्या होता है, हमलग तो कुछ भी नहीं होता, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। हम लोग उत्तर लिखत हैं, एक तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे हम लोग में यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा आपका स्पेस होना चाहिए, स्पेस भी नहीं दिया गया, उत्तर लिखत हैं, यह भी गलत हो जाएगा। हम लोग उत्तर लिखते हैं, यह देखेंगे शुद्ध वाक्य है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे हम लोग में स्पेस तो होना चाहिए, यह नहीं, गलत हो जाएगा। उत्तर लिखा गया, उत्तर नहीं होता है, उत्तर होता है, यह भी गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है उसको विभाव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंधो गुरु पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरियम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारों में कौन सा छंद है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे चौपाई है। यहाँ पर देखेंगे कॉलेज में अगर प्रेयर होती रही होगी तो उसमें देखेंगे यही पंक्ति आती थी कि बंधो गुरु पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। तो यह क्या है? चौपाई है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राम रमापति कर धनु लेहु यह कौन सा अलंकार है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे यहाँ पे र आपका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। जहाँ भाषाओं का यहाँ पे खाली स्थान होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। जहाँ भाषाओं का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिलन होता है। मिलन देखेंगे बी वाले में दिया गया है और यही उपयुक्त शब्द भी है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। उससे पहले देख लीजिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 250 प्लस नंबर आपके आ जाते हैं तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे और सरकारी कॉलेज आपके मनपसंद के मिलेंगे, आपके ज़िले में मिलेंगे, जो आप चाहेंगे वह मिलेगा। तो और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे जो आपका जीके होता है, जीके में 50 प्रश्न आता है। 50 में आप लोग खुद देखेंगे लगभग 30-35 प्रश्न तो प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न आता है, लगभग आपका यहाँ पे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और सब्जेक्ट में आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें 50 प्रश्न आएगा, 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हो जाता है लगभग। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर ले लीजिए। यहाँ पे आपको मिल रहा है 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिल रहा है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर या आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया यह मुँह और यहाँ पे यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस पे बीत रही है वही जानता है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिसको कोई दुख ही नहीं हुआ है वह किसी दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता है, तो वही लिखा गया है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न के पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए दिया गया पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको भक्ति काल भी कहा जाता है। जो पूर्व मध्यकाल है उसी को भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे आदिकाल दिया गया, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। इसको बोला जाता है वीर गाथा काल। तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं। यहाँ पे पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी है, जैसे यहाँ पे जो आपका है उत्तर मध्यकाल,
उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल कहते हैं, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। जो आपका यहाँ पे उत्तर मध्यकाल है उसको यहाँ पे बोला जाता है रीतिकाल बोला जाता है। बाकी यहाँ पे जो गद्य काल है, जो आधुनिक काल है, उसी को यहाँ पे गद्य काल कहा जाता है। तो यहाँ से कोई प्रश्न आए गलत नहीं होना चाहिए। आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है, उत्तर जो यहाँ पे मध्यकाल है उसको रीतिकाल कहा जाता है, जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल कहा जाता है, जो यहाँ पे पूर्व मध्यकाल है वह आपका यहाँ पे भक्ति काल है। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 33 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको जरूर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।